आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। क्या पीएम मोदी की छवि बदल रही है? क्या मुसलमान पीएम के नज़दीक आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान इस तरह के कई मामले सामने आए जब पीएम मोदी ने इस्लाम मजहब की तारीफ की और अपने भाषण को इसलिए रोक दिया क्योंकि उस वक्त अजान हो रही थी। क्या ये महज एक इत्तिफाक है या फिर पूरी हिकमत अमली? आज हमारी आवाज़ में बात इसी मुद्दे पर होगी और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे मोदी की बदली हुई छवि का मुसलमानों पर क्या असर है। 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। मौका नॉर्थ ईस्ट में मिली बीजेपी की जीत की खुशी में तकरीर का था और इसी दरमियान मगरिब की अजान हो गई। पीएम मोदी ने अपनी तकरीर रोक दी और कहा अजान मुकम्मल होने के बाद आगे बढ़ेंगे। हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद। बीजेपी के पूरे दफ्तर में सन्नाटा था और अजान की आवाज को सुनते पीएम मोदी के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं की तस्वीर भारत के हर टेलीविजन पर दिखाई दे रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पीएम मोदी इससे पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं। जब अजान के बोल उनके कानों में गए तो उन्होंने सम्मान करते हुए अपनी बात रोक दी। साल 2016 में बंगाल के चुनाव में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान मोदी ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया था और पिछले साल नवंबर में अपने गृह राज्य गुजरात में भी चुनावी रैली में मोदी ने अजान को वरीयता देते हुए अपना भाषण रोका था। अजान रोजाना 5 वक्त होती है और इसके जरिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आने के लिए पुकारा जाता है। इस्लाम में कहा गया है कि अजान को खामोशी के साथ सुनना चाहिए। पीएम मोदी के जरिए अजान के वक्त अपना भाषण रोक देने से पहली बार तो हैरानी हुई थी, लेकिन अब चूंकि तीसरी बार ऐसा हुआ है तो एक सवाल सियासी तौर पर बहस का मौजू जरूर बन गया। सवाल यही कि क्या पीएम मोदी अपनी छवि को बदल रहे हैं? क्या वाकई सबका साथ सबका विकास का जो नारा बार बार पीएम मोदी लगाते हैं वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? क्या हिंदू हृदय सम्राट की छवि से बाहर निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी अपनी चमक हर दिल अजीज नेता के तौर पर बनाने में लगे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में इस्लाम को लेकर अपनी जो तकरीर दुनिया के सामने रखी उसमें कई अलग रंग थे। अमन और मोहब्बत के पैगाम की खुशबू भारत के चमन से सारी दुनिया में फैली है। यहां के संदेश की रोशनी से सदियों से हमें सही रास्ता दिखाया है। इसी संदेश की शीतलता ने गांवों पर मरहम भी लगाया है। दर्शन और मजहब की बात तो छोड़ें, भारत के जनमानस में भी यह एहसास भरा हुआ है कि सब में एक ही रोशनी का नूर है, कि जर्रे जर्रे में उसी एक की झलक है। विज्ञान भवन में अगर वजीर आजम ने इस्लाम की तारीफ की, अजान के वक्त रुक गए, तो हमारे देश की परंपरा है और उन परंपराओं के सबसे ज़्यादा रखवाले देश के जो सबसे बड़े ओहदे पर होते हैं वो होते हैं। तो उनके लिए हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं कि वो अजान के वक्त रुक जाएं या इस्लाम की जो खूबियाँ हैं और उसको जिक्र न करें, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो परंपरा रही है। ये सब एक अलामती चीज़ें हैं, सिंबॉलिक जिसको हम लोग कहते हैं। अजान के वक्त उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी, ये सारे लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन असल चीज़ वही है कि जो ज़मीन पर मुसलमानों की तरक्की का जो काम किया जाएगा वो बुनियादी काम है, उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। ये उनका काम है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं। अजान पर आप अपनी तकरीर रोक दें लेकिन मुसलमानों की और अक़लियतों की तरक्की के लिए कोई काम ना हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मोदी साहब ये सच्चे मन से कर रहे हैं या इसमें भी दाल में कुछ काला है, ये हमें अभी यकीन नहीं हो रहा है। कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मोदी साहब
जो कर रहे हैं वो सही मानों में कर रहे हैं या इसके पीछे भी कुछ एक षड्यंत्र है। तो मोदी साहब कोशिश करते रहिए। जनता का विश्वास अगर जीतना है तो इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता है। जितनी आसानी से आपने ये जनता का विश्वास खोया था, तो हमें दोबारा वो विश्वास दिलाने के लिए मोदी साहब को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा। पीएम मोदी ने इस्लाम को लेकर दिए अपने इस भाषण में अपने विरोधियों को चौंका दिया था। बड़ी बात इस भाषण की ये थी कि पीएम ने जॉर्डन किंग की मौजूदगी में कहा कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर न देखा जाए, जबकि ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी के एक बड़े तबके की लाइन इससे अलहदा थी। यही नहीं, अक्सर अपनी तकरीरों में शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मोदी ने इस भाषण में उर्दू के लफ्ज़ों का भी जमकर इस्तेमाल किया, जो अपने आप में चौंकाने वाला था। पैगाम, नूर, ज़र्रा ज़र्रा, दहलीज, सरजमी, तहजीब और सजदा जैसे लफ्ज़ मोदी की ज़ुबान से इससे पहले शायद ही किसी ने सुने हों। यह सुफियाना कलामों की सरजमी भी रही है। एक बहुत अजीम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जिक्र हमारे यहाँ बहुत स्वाभाविक किया जाता है, यहां से भारत के प्राचीन दर्शन और सूफियों के प्रेम और मानवतावाद की मिलीजुली परंपरा ने मानव मात्र की मूलभूत एकता का पैगाम दिया है। भारत में हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है। जॉर्डन के शाह की इस्लामी दुनिया में एक अलग पहचान है। उनकी मौजूदगी में वसुदैव कुटुंबकम की बात रखने वाले मोदी का ये भाषण उनके सियासी जिंदगी का एक दस्तावेज बन गया। पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए। इस बात को उन्होंने दोहराया भी। आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आपके मन में कितनी ललक है, कितना जज्बा है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। वज़ीर आज़म साहब का जो अभी बयान था वहाँ विज्ञान भवन में, वो बहुत ही अच्छा था कि एक हाथ में मुसलमानों का कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो जब तक मॉडर्नाइज मुसलमान नहीं होंगे, अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शंस को, अपने आइडियाज़ को नहीं अपने दखल उसका ख्याल लेकर के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सके। ये बहुत अच्छा ख्याल है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी अफेयर्स भी बहुत काम कर रही है। हालांकि मोदी का सूफियाना प्यार भी किसी से छिपा नहीं है। वो बार बार इस बात को कई प्रोग्राम में कहते भी हैं और साल 2014 के बाद सबसे पहले पीएम ने मुसलमानों के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था तो वो भी सूफी पंथ के मानने वाले मुसलमानों का कार्यक्रम था। कलियों का मैं पाकपन चाहता हूँ, न गुल और न मैं गुल बदन चाहता हूँ। खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं यही चमन चाहता हूँ। मोदी के सूफी प्रेम की झलक उस वक्त भी देखने को मिली थी जब पिछले दिनों संसद में कुछ सांसदों का कार्यकाल पूरा होने पर एक सूफियाना महफिल सजी थी और उसमें पीएम मोदी, गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता शौक से सूफियाना कलाम सुनते नजर आए थे।
दरअसल ये बात सच है कि अतीत के कई ऐसे वाक़े हुए जिनकी वजह से मुसलमान पीएम मोदी पर शक करते नजर आते हैं। हालांकि सबका साथ सबका विकास का नारा हो या फिर विज्ञान भवन में इस्लाम को लेकर दिया गया भाषण, इसके अलावा अजान के वक्त अपने भाषण को रोकना, यकीनन इस तरह के वाक़ये पेश आ रहे हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि हालात अब कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी इस बात का असर दिखाई देता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि उनकी छवि कहीं सिमट कर रह जाए। मौजूदा सरकार की विदेश नीति में भी ये बात झलकती है कि मोदी सरकार रिश्ते सबसे मजबूत चाहती है। उसे इजराइल भी प्यारा है तो फिलिस्तीन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसी देशों से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बेहतरीन रिश्ते हैं। ये तमाम बातें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सरकार कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या ये महज एक सियासी फलसफा है या फिर असल में पीएम मोदी मुसलमानों को अपने और बीजेपी के नज़दीक लाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये आम धारणा है कि मुसलमान और बीजेपी की नज़दीकी नहीं है, क्योंकि पार्टी की अपनी एक अलग लाइन है जिससे मुसलमानों को हमेशा एतराज़ रहा। हालांकि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जिनको लेकर मीडिया में कई बहसो मुबाहिसे भी हुए। नवंबर 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम टेलीविज़न कैमरों की मौजूदगी में मोदी ने एक मुस्लिम इमाम के हाथों स्कल टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सियासी तौर पर खूब बवाल मचा था। माना जाता है कि उस वक्त 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस वाक़ये ने बीजेपी के कैडर में उनके हिंदू हृदय सम्राट होने की इमेज को पुख्ता कर दिया, जो बाद में उनकी दावेदारी और फिर भारी चुनावी जीत की बड़ी वजह भी बनी। 2002 में गुजरात में दंगे हुए और उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे, जिसके बाद से अब तक पीएम मोदी और मुसलमानों की नज़दीकी कई महीनों में नजर नहीं आई थी। हालांकि मुस्लिम सांसद मोदी के बदले अंदाज की तारीफ अपने नपेतुले बयानों में कर रहे हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो आप मुसलमानों के प्रति अगर बिल्कुल ही नज़र नहीं रखेंगे, कुछ ख्याल नहीं करेंगे, तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए, आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हुए। अब ये जो बात हुई है कि अजान पर उन्होंने अपने भाषण को रोका, तो हमने उनका अभिनंदन किया है और स्वागत किया है कि वो ये एक अच्छी अलामत उन्होंने की है। कहीं से वो शुरुआत करें। बार बार वो अपने भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप सबके विकास और सबके साथ की बात करते हैं तो ये 20 करोड़ मुसलमानों के बारे में तो आपने कभी कुछ सोचा नहीं? अगर सही मानों में वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, अक़लियत को, उनको जो पावर शेयरिंग है या सत्ता में जो भागीदारी होती है वो देनी होगी। वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। विदेश नीति में भी दिखा असर। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी भाषणों में अपनी इस बदलती छवि का इशारा कर रहे हो, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है। साल 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के इजराइल प्रेम के चलते पश्चिम एशिया के लिए भारत की परंपरागत विदेश नीति में आमूल-चूल बदलाव आ सकते हैं। इजराइल के साथ तो मोदी ने संबंध और मजबूत किए ही, लेकिन इस्लामी देशों के लिए भी भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया। मोदी अगर इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की धरती पर कदम रखने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री भी मोदी ही हैं। फिलिस्तीन के लिए अमेरिका के खिलाफ किया मतदान। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के भारत दौरे से एक महीना पहले ही जब संयुक्त राष्ट्र संघ में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो भारत पर सभी की निगाहें लगी थी। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकियों के बावजूद मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव में
अमेरिका इजराइल के खिलाफ मतदान करके संकेत दिए वे यरूशलेम को लेकर इस्लामी देशों की भावनाओं के साथ खड़ी है। यही नहीं, सऊदी अरब, दुबई और जॉर्डन जैसे मुल्कों से भी मोदी सरकार ने बेहतर ताल्लुकात कायम किए। मैं समझता हूँ जब आदमी बाहर निकलता है और देखता है तो उसे बदलता है। उन्होंने बहुत से ममालिक में गए हैं, उर्दून में गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं और यूएई वगैरह में गए हैं और यकीनन दूसरे लोग भी यहाँ आते रहते हैं, उनसे मिलते हैं। तो जो एक सोच है आरएसएस की, उससे वो यकीनन बाहर निकल रहे हैं और मैं समझता हूँ अब उनकी रवैया नरम हो चुका है। ये तमाम बातें पिछले कुछ बरसों में नजर आई। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्या सियासी संकेतों का असर जमीन पर भी नजर आता है? ये इसलिए क्योंकि सियासत की पिच पर कई बार सिर्फ इशारों से बात कह दी जाती है और उसको बदली हुई तस्वीर के तौर पर पेश कर दिया जाता है। सियासत के कई रंग होते हैं, अपनी एक अलग जबान होती है। कई इशारे और संकेतों से भी आवाम से बात की जाती है और इन सब में पीएम मोदी को महारत हासिल है। नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत करते हैं, इस बात में सच्चाई है। लेकिन इस मामले में मुस्लिम सांसद यही कहते हैं कि अगर चीज़ें बदल रही है और हकीकत में ऐसा हो रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि मोदी की बदली हुई छवि पर इस मुल्क के मुसलमान कितना यकीन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को भाजपा के करीब लाना चाहते हैं या फिर सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल किया जा रहा है? इन तमाम बातों पर आखिर सोचते क्या हैं इस मुल्क के मुसलमान? क्या पीएम की बदलती छवि पर मुसलमानों को शक है? कई जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये छवि इसी बदलती हुई तस्वीर को पेश करती है। लेकिन मुसलमानों को इस पर शक भी है। कई मुसलमान इस बात की दलील देते हैं कि ये सब सियासी तौर पर हो रहा है, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि हालात इसके बरअक्स गवाही दे रहे हैं। पीएम अपने साथियों की बयानबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे बयानवीरों की कभी कमी नहीं रही जो भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन कभी बीजेपी ने उन्हें रोकने की संजीदगी से कोशिश नहीं की। मोदी जी को ये बात शायद धीरे धीरे समझ में आ रही है, कई सालों के बाद ही सही, कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ तो सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री या आरएसएस का या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का नहीं। देश के प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वो हर जाति, हर धर्म, हर मज़हब और हर राजनीतिक पार्टी के भी प्रधानमंत्री वही होते हैं। तो ये बात शायद मोदी साहब को अब समझ में आ गई है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं कि अगर इस तरह से परंपरा, इस तरह की रवायत अगर चलाते हैं जो इस देश की, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है कि हर मज़हब का आप सम्मान करें, हर मज़हब का रिस्पेक्ट करें, सभी को ये करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप दिखावा कर रहे हैं कि दिल से उस चीज़ को मान रहे हैं, दिल से आप सम्मान कर रहे हैं अक़लियत के लोगों का, मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म का, क्या उसी तरह से आप सम्मान करते हैं क्या? सवाल ये पैदा होता है। किसी की छवि उसकी जो फितरत होती है उसका मुजाहरा है। फितरत तो बदली नहीं है और छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको छवि बदलने की मेहनत नहीं कहेंगे, उसको अदाकारी कहेंगे। अदाकारी करके सबको मुतासिर करना चाहते हैं। कोई किसी चीज़ से मुतासिर हो जाए, किसी चीज़ से हो जाए, और वो चाहते हैं कि दोस्त दुश्मन सबको कर लें, सबको एक ढंग से वो मिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं सबको प्यार लाड करता हूँ। लेकिन जो उनकी पार्टी है वो जिस नज़रिए से काम करती है वो तो उसूल तो बदल सकते नहीं हैं। इसलिए वो उसूल में अगर कोई फ़र्क पड़े तो मतलब बदल सकती है छवि, वरना इस सूरत में नहीं बदल सकती। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव में सब तरीके के खेल खेलने के आदी हो गए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर छवि सुधारनी है तो 2002 की माफ़ी मांग ले, सब अपने आप भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री तो है, वो सभी का है। देश में हिंदू है, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई है,
अन्य छोटे मोटे कई लोग हैं, वो सारे समाज के वो प्रधानमंत्री हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है, या गुजरातियों के प्रधानमंत्री नहीं है, या संघ के प्रधानमंत्री नहीं, वो 1,130 करोड़ देशवासी है, उन सब के प्रधानमंत्री है। इसलिए वो जो भी बात करेंगे वो न्यायपूर्ण बात होगी और जो सभी के हित में होगी, देश की जनता के हित में होगी, न्यायपूर्ण होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी छवि बनाना चाहते, वो तो देश हित की, देश प्रेम की, भारत माता के पुत्र है, एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं। ताजमहल को मंदिर साबित करने की तमाम कोशिशों से लेकर लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पर होने वाले कत्ल तक कई ऐसे मामले हैं जिन पर चुनावी रणनीति हमेशा भारी पड़ती है। 3 तलाक के मुद्दे पर भले ही सरकार ये दावा कर रही हो कि मुस्लिम महिलाएं उनके पक्ष में खड़ी है, लेकिन ये भी सच है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भोपाल से लेकर जयपुर तक सड़कों पर उतरकर इस बिल का विरोध भी किया। ऐसे में कई लोग मानते हैं कि सियासत और छवि बदलने की कोशिश अपने अपने वक्त के हिसाब से तय की जाने वाली हिकमत अमली का नतीजा है। सितंबर 2014 के एक इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, भारतीय मुसलमान देश के लिए जीते हैं और मरते हैं। पीएम बनने के बाद किसी विदेशी चैनल को दिया गया मोदी का यह पहला इंटरव्यू था। मोदी ने कहा था कि यह सोचना अलकायदा का भ्रम है कि भारत के मुसलमान उसके इशारों पर काम करेंगे। क्या वाकई इस तरह के बयान भी उसी तरह की रणनीति का हिस्सा होते हैं? क्योंकि मुस्लिम दानिश्वर तबका तमाम मसलों पर अपने अलग अलग ख्यालात को जाहिर करता है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब मुस्लिम ममालिक गए हैं, अरब ममालिक गए हैं, तो यकीनन उनकी आँख खुली होगी और उन्होंने देखा होगा कि मुसलमान वैसे नहीं जो उनके शाखाओं में बताया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वो मुसलमानों से मिलें और मिलेंगे तो उनकी राय बदलेगी। ये परसेप्शन की बात है। ये शुरू से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने स्लोगन दिया है, उसमें कहीं पर कोई डाइल्यूशन कहीं भी नहीं है, कहीं परसेप्शन की बात है। ऐसा कुछ हो गया कि कुछ बीफ को लेकर के कहीं 8-10 वाक़े ऐसे हो गए जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कि हर मज़हब व मिल्लत के, हर कौम के लोग बहुत ही आज़ादी के साथ रहते आए हैं और रहते आएंगे इंशाअल्लाह। और देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं। सरकार इस बात को जानती है कि ये इतनी बड़ी आबादी है जिसको नज़रअंदाज करके देश को तरक्की की राह पर आगे नहीं ले जाया जा सकता। यकीनन मजबूत जमहूरियत और तरक्की करते देश के लिए सबसे बेहतर यही है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि देशवासियों को आधार बनाकर सियासत हो। अगर पीएम चुनाव से पहले सबका साथ सबका विकास वाले नारे के हिसाब से चल रहे हैं, इसका सबको दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इन सब से मुसलमान भी बीजेपी और पीएम मोदी के नज़दीक आएंगे? ये कहना भी जल्दबाजी होगा। किसी से दूरी बनाकर नहीं बल्कि नज़दीक आकर उससे नाराज़गी दूर की जा सकती है। राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। और फिर यहाँ सवाल तो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी से जुड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तस्वीर के और भी कई रंग अब आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जाहिर तौर पर सियासत अपनी जगह, लेकिन यह भी सच है कि तकरीरों में जो बात कही जाती है जमीन पर उतरती नजर नहीं आती। हालांकि यह भी सच है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आगे आकर अपनी बात रखी उससे उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन इस सब का असर जमीन पर कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सब के बीच उम्मीद जरूर बेहतरी की बढ़ी है। इसी के साथ हमारी आवाज़ को ये ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।